क्विक एसएससी की पॉलिटी पाठशाला में स्वागत है। नमस्कार। आज हम भारतीय राजनीति के एक बेहद दिलचस्प और अक्सर चर्चा में रहने वाले पहलू पर बात करने वाले हैं। भारत के राज्यों का ताना बाना। मतलब ये राज्य बनते कैसे हैं, इनकी सीमाएं कैसे बदल सकती हैं, और भारत का जो नक्शा हम आज देखते हैं वो आखिर बना कैसे। हाँ, ये अक्सर लोग सोचते हैं कि ये बस तय हो गया एक बार। बिल्कुल, हम मान लेते हैं कि ये सीमाएं पत्थर की लकीर हैं, पर हकीकत थोड़ी अलग है ना? बिल्कुल, ये एक लगातार चलने वाली एक डायनामिक प्रक्रिया है जिसके पीछे गहरा संवैधानिक और ऐतिहासिक संदर्भ भी है। और इसी संदर्भ को समझने के लिए आज हमारे पास हैं एम लक्ष्मीकांत की भारतीय राजनीति पुस्तक के वो अंश जो खास तौर पर संघ और इसके क्षेत्र मतलब यूनियन एंड इट्स टेरिटरी पर रोशनी डालते हैं। जी, आज हम इसी के आधार पर जानेंगे कि भारत को राज्यों का संघ यानी यूनियन ऑफ स्टेट्स क्यों कहा जाता है, और संविधान के शुरुआती अनुच्छेद खासकर आर्टिकल 1 से 4 संसद को इस मामले में क्या शक्तियां देते हैं। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं भारत की इस अनोखी पहचान से। तो देखिए, इसकी शुरुआत होती है संविधान के पहले ही अनुच्छेद से, आर्टिकल 1। आर्टिकल 1 ये कहता है इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, यानी इंडिया जो कि भारत है राज्यों का एक संघ होगा। हाँ, ये संघ शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। जी हाँ, यहाँ संघ यूनियन शब्द का चुनाव बहुत सोच समझकर किया गया है। ये सवाल अक्सर उठता भी है, संघ क्यों, फेडरेशन या परिसंघ क्यों नहीं, जैसे अमेरिका में है। क्या फर्क है मतलब इन दोनों में? बिल्कुल, संविधान निर्माताओं ने, खासकर डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने, ये स्पष्ट किया था कि यूनियन शब्द दो मुख्य कारणों से चुना गया। अच्छा। पहला, भारतीय संघ राज्यों के बीच किसी समझौते का नतीजा नहीं है। अच्छा। जैसे अमेरिकन फेडरेशन है, हाँ। वो राज्यों के बीच एक समझौते से बना था। हाँ। भारत में ऐसा नहीं है, राज्य किसी समझौते से एक साथ नहीं आए। और दूसरा, और ये बहुत महत्वपूर्ण है, राज्यों को इस संघ से अलग होने का कोई अधिकार नहीं है। अच्छा। मतलब वो छोड़ के नहीं जा सकते। नहीं, संघ अविभाज्य है, इसे तोड़ा नहीं जा सकता। अच्छा, तो मतलब पूरा देश एक है जिसे बस प्रशासन की सुविधा के लिए अलग अलग राज्यों में बांटा गया है, ये कह सकते हैं। बिल्कुल सही, एकदम सही समझा आपने। इसीलिए भारत को अक्सर अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ कहा जाता है। हाँ, ये सुना है। इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिव स्टेट्स। जी। इसका मतलब है कि संघ यानी भारत देश तो अविनाशी है, उसे कोई राज्य तोड़कर अलग नहीं हो सकता। लेकिन राज्य खुद विनाशी हैं, मतलब उनकी सीमाएं, उनका क्षेत्रफल, यहाँ तक कि उनका नाम या अस्तित्व भी संसद बदल सकती है। ओह, संसद बदल सकती है? हाँ, संसद बदल सकती है। ये लचीलापन भारत की विशाल विविधता और एकता बनाए रखने की चुनौतियों को देखते हुए एक सोचा समझा कदम था। ये तो हुई देश की परिभाषा और उसके स्वरूप की बात। लेकिन अगर कोई नया क्षेत्र भारत में शामिल करना हो जो पहले से हिस्सा नहीं है, तो उसका क्या प्रावधान है? उसके लिए है अनुच्छेद 2, आर्टिकल 2। ठीक है। ये संसद को दो तरह की शक्ति देता है। पहली, भारतीय संघ में नए राज्यों को प्रवेश देने की शक्ति, एडमिट करने की। अच्छा, जो पहले से हैं। हाँ, जो पहले से अस्तित्व में है। और दूसरी, नए राज्यों की स्थापना करने की शक्ति, इस्टेब्लिश करने की। यानी जो थे ही नहीं। हाँ, शायद भारत ने किसी नए क्षेत्र का अधिग्रहण किया हो, तो अनुच्छेद 2 मूल रूप से बाहर से नए सदस्यों को जोड़ने के बारे में है। ठीक है, ये बाहर से जोड़ने की बात हुई। पर जो आपने अभी कहा विनाशी राज्य, यानी देश के अंदर ही राज्यों को बदलने की शक्ति, ये कहाँ से आती है? ये तो संसद को बहुत बड़ी ताकत देता है। बिल्कुल, और यहीं पर आता है अनुच्छेद 3, आर्टिकल 3। ये भारतीय संघ के आंतरिक पुनर्गठन मतलब इंटरनल रीएडजस्टमेंट से संबंधित है। ये संसद को अधिकार देता है कि वो कानून बनाकर क्या क्या कर सकती है? वो किसी राज्य का क्षेत्र अलग करके या दो या ज्यादा राज्यों या उनके हिस्सों को मिलाकर नया राज्य बना सकती है। किसी राज्य का क्षेत्रफल बढ़ा या घटा सकती है, किसी राज्य की सीमाओं में बदलाव कर सकती है और किसी राज्य का नाम बदल सकती है। बाप रे, मतलब पूरा नक्शा ही बदल सकती है संसद? संक्षेप में कहें तो हाँ, संसद भारत के राजनीतिक नक्शे को अंदरूनी तौर पर फिर से तैयार कर सकती है। ये तो सचमुच बहुत व्यापक शक्तियां हैं, लेकिन क्या ये मनमाने ढंग से हो सकता है या इसकी कोई प्रक्रिया, कोई शर्तें भी हैं? नहीं, मनमाना नहीं है। इसकी एक निश्चित प्रक्रिया है जो अनुच्छेद 3 में ही दी गई है। अच्छा, क्या शर्तें हैं? इसकी दो मुख्य शर्तें हैं। पहली, ऐसा कोई भी विधेयक मतलब बिल जिसमें ये बदलाव प्रस्तावित हों, उसे संसद में पेश करने से पहले राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश जरूरी है।
प्रायर रिकमेंडेशन। ठीक है, यानी सरकार की पहल पर होगा। हाँ, और दूसरी शर्त ये है कि राष्ट्रपति उस विधेयक को संबंधित राज्य या राज्यों के विधान मंडल मतलब स्टेट लेजिस्लेचर के पास उनके विचार जानने के लिए भेजेंगे। अच्छा, राज्य से पूछेंगे? हाँ, और इसके लिए एक समय सीमा भी तय की जाती है। ये राज्य विधानमंडल से पूछने वाली बात तो ठीक लगती है, लोकतांत्रिक लगती है, पर मैंने सुना है कि उनकी राय मानना संसद या राष्ट्रपति के लिए जरूरी नहीं है। हाँ, ये बात सही है। ये थोड़ा अजीब नहीं लगता कि राज्य से पूछा तो जाता है पर उनकी राय का कोई वजन नहीं? इसके पीछे क्या सोच थी? आपका सवाल बिल्कुल जायज है और यही अनुच्छेद 3 का सबसे कीलक और कह सकते हैं विवादास्पद पहलू है। जी हाँ, ये सच है कि राष्ट्रपति या संसद राज्य विधानमंडल के विचारों को मानने के लिए बाध्य नहीं है। दे आर नॉट बाउंड। अच्छा। वे इन विचारों को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं, चाहे विचार तय सीमा में आए हों या नहीं। मतलब टाइम पर भेज भी दिया तो भी कोई गारंटी नहीं? कोई गारंटी नहीं। यहाँ तक कि अगर मूल विधेयक में संसद में कोई संशोधन मतलब अमेंडमेंट किया जाता है तो उस संशोधित विधेयक को दोबारा राज्य के पास विचार के लिए भेजने की भी जरूरत नहीं है। तो फिर पूछने का क्या मतलब रह गया? एक फॉर्मेलिटी हुई बस। देखिए, पूछना एक प्रक्रिया का हिस्सा है। राज्यों को अपनी बात रखने का एक मंच देना है, लेकिन अंतिम निर्णय लेने की शक्ति केंद्र यानी संसद के पास ही रखी गई। क्यों? मतलब इसके पीछे क्या तर्क था? इसके पीछे संविधान निर्माताओं की सोच शायद ये थी कि राष्ट्रीय एकता और अखंडता सबसे ऊपर है, सर्वोपरि है। अच्छा। अगर राज्यों की सहमति को अनिवार्य बना दिया जाता तो शायद जरूरी प्रशासनिक या राजनीतिक पुनर्गठन कभी हो ही नहीं पाते। हाँ, ये भी है। कोई राज्य क्यों चाहेगा कि उसका हिस्सा अलग हो? बिल्कुल, कोई भी राज्य आसानी से अपने क्षेत्र या स्वरूप में बदलाव के लिए राजी नहीं होता। इससे अनथीन विवाद खड़े हो सकते थे। तो ये प्रावधान एक तरह से अविनाशी संघ की अवधारणा को और पुख्ता करता है कि संघ की एकता राज्यों की इच्छाओं से ऊपर है। समझ गया। तो असल में विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ का मतलब यही है कि संघ यानी भारत को तोड़ा नहीं जा सकता। बिल्कुल। लेकिन राज्यों को देश की जरूरत के हिसाब से बदला जा सकता है, भले ही वो राज्य खुद इसके लिए राजी ना हो। एकदम सही पकड़ा आपने। और यहीं पर अनुच्छेद 4 भी तस्वीर पूरी करता है, आर्टिकल 4। अच्छा, वो क्या कहता है? ये अनुच्छेद खुद कहता है कि अनुच्छेद 2 नए राज्यों का प्रवेश स्थापना और अनुच्छेद 3 मौजूदा राज्यों का पुनर्गठन के तहत बनाए गए कानून को संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। ओह, इसका क्या मतलब हुआ आम भाषा में? इसका मतलब यह है कि राज्यों की सीमाओं, नाम या क्षेत्रफल में बदलाव जैसे इतने महत्वपूर्ण काम भी संसद साधारण बहुमत से कर सकती है। अच्छा। सिंपल मेजॉरिटी से। अच्छा, स्पेशल मेजॉरिटी नहीं चाहिए? नहीं। हाँ। जैसे वो कोई सामान्य कानून पास करती है, हाँ। वैसे ही इसके लिए विशेष बहुमत स्पेशल मेजॉरिटी यानी वो 2/3 सदस्यों की उपस्थिति और मतदान वाली शर्त उसकी जरूरत नहीं होती, जो कि अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन के लिए चाहिए होती है। तो ये तो प्रक्रिया को काफी आसान बना देता है। हाँ, काफी सरल और लचीला बनाता है, जो शायद संविधान निर्माताओं का उद्देश्य भी था कि जरूरत पड़ने पर देश के आंतरिक नक्शे को आसानी से बदला जा सके। ये तो हुई संविधान के प्रावधानों की बात। अब जरा देखते हैं कि आजादी के बाद इन शक्तियों का इस्तेमाल असल में कैसे हुआ। शुरुआत तो बहुत चुनौतीपूर्ण रही होगी, खासकर वो 500 से ज्यादा रियासतें थीं, उनको भारत में मिलाना। बिल्कुल बिल्कुल। आजादी के समय भारत 2 हिस्सों में बटा था, ब्रिटिश प्रांत और देसी रियासतें। और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने रियासतों को 3 विकल्प दे दिए थे, भारत में शामिल हों, पाकिस्तान में शामिल हों या स्वतंत्र रहें। ये तो बड़ा खतरनाक विकल्प था। हाँ, ये भारत की एकता के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी। सरदार पटेल के नेतृत्व में भारत की भौगोलिक सीमाओं के भीतर की 552 रियासतों में से 549 तो खैर भारत में विलय कर लिया। लेकिन 3 थी जो अटक गई। हाँ, 3 रियासतें हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर शुरू में हिचकिचा रही थीं या कहिए अलग रास्ते पर थीं। इन्हें कैसे फिर मिलाया गया? इनकी कहानियां तो काफी मशहूर हैं। हाँ, देखिए, हैदराबाद के निजाम तो स्वतंत्र रहना चाहते थे, लेकिन वहाँ की ज्यादातर जनता भारत में मिलना चाहती थी। आखिरकार सितंबर 1948 में पुलिस कार्रवाई हुई, ऑपरेशन पोलो। जी हाँ, ऑपरेशन पोलो। उसके जरिए हैदराबाद का भारत में विलय हुआ। जूनागढ़ का नवाब पाकिस्तान में मिलना चाहता था, जबकि जनता भारत के साथ थी। अच्छा। वहाँ फरवरी 1948 में जनमत संग्रह हुआ, प्लेबिसाइट, जिसमें भारी बहुमत से लोगों ने भारत में विलय चुना। और कश्मीर
कश्मीर की कहानी थोड़ी अलग है। वहां के महाराजा हरी सिंह शुरू में स्वतंत्र रहना चाहते थे, लेकिन जब पाकिस्तानी कबाइलियों ने हमला कर दिया तो उन्होंने अक्टूबर 1947 में भारत के साथ विलय पत्र इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर किए। तो इन रियासतों के जुड़ने के बाद क्या भारत का नक्शा स्थिर हो गया, काम खत्म? नहीं, ये तो बस शुरुआत थी। असली चुनौती तो अब शुरू हुई थी, राज्यों के आंतरिक पुनर्गठन की। अच्छा, कैसे? देखिए, ब्रिटिश काल में जो प्रांत बने थे वो ज्यादातर प्रशासनिक सुविधा या बस जीत के आधार पर बना दिए गए थे। भाषा या संस्कृति का ध्यान बहुत कम रखा गया था। हाँ, ये तो था। आजादी के बाद खासकर दक्षिण भारत से भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की जोरदार मांग उठने लगी। लोगों को लगता था कि भाषाई और सांस्कृतिक रूप से एक जैसे राज्य प्रशासन और विकास के लिए बेहतर होंगे। लेकिन क्या सरकार इसके लिए तैयार थी शुरू में? शुरू में सरकार और कांग्रेस नेतृत्व इसके पक्ष में नहीं थे, बिल्कुल नहीं। 1948 में बने एस.के. धर आयोग और फिर कांग्रेस की अपनी जेवीपी समिति। जीवीपी मतलब? जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया। इन दोनों ने ही भाषा को मुख्य आधार बनाने के विचार को खारिज कर दिया था। क्यों? क्या डर था? उन्हें डर था कि इससे राष्ट्रीय एकता कमजोर होगी, देश भाषा के आधार पर और बढ़ जाएगा, फ्रैगमेंटेशन बढ़ेगी। फिर आंध्र प्रदेश कैसे बना? वो तो पहला भाषाई राज्य माना जाता है। हाँ, वो इसलिए बना क्योंकि तेलुगु भाषी क्षेत्रों में अलग राज्य की मांग बहुत ज्यादा तीव्र थी। जब सरकार ने मांग नहीं मानी तो बड़ा जन आंदोलन खड़ा हो गया। इसी दौरान एक प्रमुख गांधीवादी नेता थे पोट्टी श्रीरामुलु। उन्होंने अलग आंध्र राज्य की मांग के लिए आमरण अनशन शुरू कर दिया और 56 दिनों के अनशन के बाद दिसंबर 1952 में उनकी मृत्यु हो गई। ओह, दुखद। हाँ, इससे पूरे क्षेत्र में हिंसा भड़क उठी, माहौल बहुत बिगड़ गया। आखिरकार सरकार को झुकना पड़ा और अक्टूबर 1953 में मद्रास राज्य के तेलुगु भाषी क्षेत्रों को अलग करके भारत का पहला भाषाई राज्य आंध्र राज्य बनाया गया। इस एक घटना ने तो जिसे दरवाजा ही खोल दिया होगा बाकी मांगों के लिए। मतलब एक को मिला तो सबको चाहिए। बिल्कुल, एकदम सही। आंध्र के बनने से दूसरे भाषाई समूहों का हौसला बहुत बढ़ गया और उनकी मांगें भी तेज हो गईं। इसी दबाव में केंद्र सरकार ने दिसंबर 1953 में सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज फजल अली की अध्यक्षता में एक 3 सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया, स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, SRC। अच्छा, फजल अली आयोग। और सदस्य कौन थे? इसके अन्य 2 सदस्य थे KM पणिक्कर और HN कुंजरू। ठीक है, तो इस फजल अली आयोग ने क्या सिफारिशें दी? क्या उन्होंने मान लिया कि भाषा के आधार पर ही राज्य बने, एक भाषा एक राज्य? नहीं, आयोग ने 1955 में अपनी रिपोर्ट दी। उसने माना कि राज्यों के पुनर्गठन में भाषा एक महत्वपूर्ण कारक है, ये बात मानी, लेकिन उसने एक भाषा एक राज्य के सिद्धांत को पूरी तरह खारिज कर दिया। अच्छा, पूरी तरह खारिज कर दिया। आयोग का मानना था कि भारत की एकता सर्वोपरि होनी चाहिए और केवल भाषा ही पुनर्गठन का एकमात्र आधार नहीं हो सकती। उसने 4 प्रमुख कारकों पर जोर दिया। क्या थे वो 4 कारक? पहला, देश की एकता और सुरक्षा। दूसरा, भाषाई और सांस्कृतिक एकरूपता। तीसरा, वित्तीय, आर्थिक और प्रशासनिक व्यवहार्यता, मतलब फाइनेंशियल, इकोनॉमिक, एडमिनिस्ट्रेटिव वायबिलिटी। प्रैक्टिकल चीजें। हाँ, और चौथा, प्रत्येक राज्य और पूरे राष्ट्र के लोगों के कल्याण की योजना और संवर्धन, मतलब वेलफेयर ऑफ द पीपल। ठीक है। आयोग ने मूल संविधान के तहत जो राज्यों के 4 वर्ग थे ना, पार्ट A, B, C, D, उनको खत्म करके 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश बनाने का सुझाव दिया। और सरकार ने क्या किया? मान ली सारी बातें? सरकार ने आयोग की ज्यादातर सिफारिशों को कुछ बदलावों के साथ मान लिया। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 और 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के जरिए 1 नवंबर 1956 को 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। जी, राज्यों के पुराने वर्गीकरण को खत्म कर दिया गया। ये भारतीय नक्शे का एक बहुत बड़ा पुनर्गठन था उस समय। लेकिन 1956 के बाद भी तो ये सिलसिला रुका नहीं। नक्शा तो लगातार बदलता रहा है, जैसा हमने शुरू में कहा था। हाँ, बिल्कुल, ये प्रक्रिया रुकी नहीं। 1956 के बाद भी भाषा, संस्कृति, जातीयता, प्रशासनिक सुविधा और क्षेत्रीय विकास की आकांक्षाओं जैसे कई आधारों पर नए राज्य बनते रहे। कुछ उदाहरण देंगे? जरूर।
जैसे 1960 में बम्बई राज्य का बंटवारा हुआ और महाराष्ट्र मराठी भाषियों के लिए और गुजरात गुजराती भाषियों के लिए बने। हाँ, ये तो बड़ा विभाजन था। जी। फिर 1963 में नागा आंदोलन के बाद असम से अलग होकर नागालैंड भारत का 16वां राज्य बना। 1966 में शाह आयोग की सिफारिश पर पंजाब का पुनर्गठन हुआ। हाँ, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़। बिल्कुल। पंजाब पंजाबी भाषी, हरियाणा हिंदी भाषी और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ बने और कुछ पहाड़ी इलाके हिमाचल प्रदेश को भी दिए गए। और हाल के वर्षों में भी बड़े बदलाव हुए हैं। 2000 में 3 राज्य बने थे शायद। बिल्कुल। साल 2000 में क्षेत्रीय विकास और प्रशासनिक जरूरतों को ध्यान में रखते हुए 3 नए राज्य बने। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड जो पहले उत्तरांचल था, और बिहार से झारखंड। हाँ, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड। फिर 2014 में एक लंबे आंदोलन के बाद आंध्र प्रदेश को फिर से विभाजित करके तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना। तेलंगाना। और सबसे हालिया बड़ा बदलाव 2019 में हुआ, जब जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के तहत जम्मू और कश्मीर राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया। हाँ, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख। जी, जम्मू और कश्मीर विधानसभा के साथ और लद्दाख बिना विधानसभा के। तो ये दिखाता है कि अनुच्छेद 3 का इस्तेमाल लगातार होता रहा है, जरूरत के हिसाब से। ये तो हुई देश के अंदर सीमाओं को बदलने की बात। पर एक और सवाल है, क्या भारत अपनी जमीन किसी दूसरे देश को सौंप सकता है या किसी दूसरे देश से ले सकता है? वो बांग्लादेश के साथ जो समझौता हुआ था उसका काफी जिक्र होता है। हाँ, ये मुमकिन है, लेकिन इसकी प्रक्रिया अनुच्छेद 3 से अलग है। अच्छा। अगर भारत किसी विदेशी क्षेत्र का अधिग्रहण करता है, मतलब लेता है, तो उसे अनुच्छेद 2 के तहत संघ में शामिल किया जा सकता है। लेकिन अगर भारत को अपना कोई क्षेत्र किसी दूसरे देश को सौंपना है, मतलब सीड करना है, तो वो अनुच्छेद 3 के दायरे में नहीं आता। तो फिर कैसे होता है? सुप्रीम कोर्ट ने बेरुबारी यूनियन मामले में 1960 में ये स्पष्ट किया था कि ऐसा करने के लिए संविधान में अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन करना होगा, बाकायदा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। क्यों? स्पेशल क्यों है ये? क्योंकि इसमें भारत की संप्रभुता, सॉवरेनिटी का सवाल जुड़ा है। आप अपना क्षेत्र दे रहे हैं। अच्छा, तो बांग्लादेश के साथ क्या हुआ था? वो संशोधन था? एन्क्लेव मतलब जमीन का वो टुकड़ा जो पूरी तरह से दूसरे देश की सीमा के अंदर घिरा हो, जैसे भारत का कोई गांव पूरी तरह बांग्लादेश के अंदर या बांग्लादेश का भारत के अंदर। ओह, तो वहां के लोगों को तो बड़ी दिक्कत होती होगी। हाँ बिल्कुल, बहुत प्रशासनिक दिक्कतें आती थीं। तो इस समस्या को सुलझाने के लिए 1974 में एक समझौता हुआ था, जिसे 2011 में एक प्रोटोकॉल के जरिए अंतिम रूप दिया गया। इसी समझौते को लागू करने के लिए 2015 में 100th संविधान संशोधन अधिनियम पास किया गया। 100th अमेंडमेंट, इससे क्या बदलाव हुआ? इसके तहत भारत ने अपने 111 एन्क्लेव्स बांग्लादेश को सौंप दिए और बांग्लादेश ने अपने 51 एन्क्लेव भारत को सौंप दिए। अच्छा, अदला बदली हुई। हाँ, इसके अलावा कुछ प्रतिकूल कब्जे वाले क्षेत्रों का भी आदान प्रदान हुआ। एडवर्स पोजेशंस मतलब वो इलाके जो सालों से एक देश के नियंत्रण में थे पर तकनीकी रूप से दूसरे देश की सीमा में आते थे। और लगभग 6 किलोमीटर लंबी असीमांकित सीमा का निर्धारण भी किया गया। तो ये सब अनुच्छेद 368 के तहत हुआ क्योंकि इसमें जमीन सौंपी गई थी। बिल्कुल सही, क्योंकि इसमें भारतीय क्षेत्र का हस्तांतरण शामिल था। लेकिन एक सवाल और, क्या हर तरह के सीमा विवाद को सुलझाने के लिए संविधान संशोधन जरूरी है? मान लीजिए सिर्फ सीमा रेखा को स्पष्ट करना हो, डिमार्केशन करनी हो। नहीं, यहाँ एक महत्वपूर्ण बारीकी है। बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। सुप्रीम कोर्ट ने 1969 में ये व्यवस्था दी थी कि अगर भारत और किसी अन्य देश के बीच सिर्फ सीमा विवाद का निपटारा करना है, यानी सीमा रेखा का निर्धारण करना है, तो उसके लिए संविधान संशोधन की जरूरत नहीं है। अच्छा, वो कैसे हो सकता है? ये काम कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव द्वारा किया जा सकता है, क्योंकि इसमें भारतीय क्षेत्र को किसी विदेशी देश को सौंपा नहीं जा रहा है, सेशन नहीं हो रहा है। इसमें सिर्फ मौजूदा सीमा को स्पष्ट या समायोजित किया जा रहा है। ठीक है, मतलब अगर सिर्फ लाइन खींचनी है ठीक से तो सरकार कर सकती है, बिल्कुल। पर जमीन देनी है तो संसद को संविधान बदलना पड़ेगा। बिल्कुल, एकदम सही। तो आज हमने समझा कि कैसे भारत का संविधान एक अनोखा संतुलन बनाता है। अनुच्छेद 1 भारत को राज्यों का संघ घोषित करता है, एक ऐसा संघ जो अविनाशी है, टूट नहीं सकता। जी।
और अनुच्छेद 2 और 3 संसद को नए राज्य बनाने और मौजूदा राज्यों को पुनर्गठित करने की व्यापक शक्ति देते हैं। और अनुच्छेद 4 इस प्रक्रिया को, जैसा आपने कहा, काफी लचीला बनाता है। और हमने देखा कि कैसे आजादी के बाद से इन शक्तियों का इस्तेमाल करके भारत का राजनीतिक नक्शा लगातार विकसित हुआ है। रियासतों के एकीकरण से लेकर भाषा, संस्कृति, पहचान, प्रशासन और विकास जैसे विभिन्न आधारों पर हुए पुनर्गठन तक। ये भारत के संघीय ढांचे के लचीलेपन और उसकी विकास यात्रा को दर्शाता है। ये वास्तव में दिखाता है कि कैसे भारत ने राष्ट्रीय एकता और प्रशासनिक जरूरतों को क्षेत्रीय आकांक्षाओं के साथ संतुलित करने का एक निरंतर प्रयास किया है। यह आसान नहीं रहा होगा। बिल्कुल नहीं। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि भविष्य में ये संतुलन कैसे बना रहेगा। क्या विकास की बदलती परिभाषाएं, या जैसे शहरीकरण का दबाव बढ़ रहा है, संसाधनों का बंटवारा, या शायद जलवायु परिवर्तन के कारण होने वाले विस्थापन, हाँ, ये नए मुद्दे हैं। क्या ये नई चुनौतियां राज्यों के पुनर्गठन की नई मांगे या नए आधार पैदा करेंगी? ये देखना दिलचस्प होगा कि भारत का ये विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ भविष्य की इन चुनौतियों का सामना कैसे करता है। ये एक बहस है जो शायद हमेशा चलती रहेगी। बिल्कुल। तो ये थी हमारी आज की चर्चा भारत में राज्यों के गठन और पुनर्गठन की प्रक्रिया पर एम लक्ष्मीकांत की पुस्तक के अंशों के आधार पर। उम्मीद है आपको अनुच्छेद 1 से 4 और उनसे जुड़ी ऐतिहासिक घटनाओं की एक गहरी समझ मिली होगी। धन्यवाद, मुझे भी बात करके अच्छा लगा। ऐसे ही और जानकारीपूर्ण विश्लेषण के लिए हमारी वेबसाइट www.quicksse.com पर जरूर जाएं और सोशल मीडिया पर क्विक एसएससी को फॉलो करें। जी। और हाँ, हमें स्पॉटिफाई पर भी फॉलो करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ क्विक एसएससी की पॉलिटी पाठशाला में।